video series we are going to cover some of the most important MCQs from your polity। ये आपकी जितनी भी लेक्चर्स रहते हैं, आपकी यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी, इस लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस वीडियो में ये हेल्पफुल रहेगी, उस एग्ज़ाम में ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ विशाल शर्मा। तो चलिए, आज की लेक्चर का आपके पास पहला क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसीडर करें और अकॉर्डिंगली अपना आंसर जो है करेक्ट आंसर मार्क करें। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज अ प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। सेकंड स्टेटमेंट है H.C. मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो आपके दो स्टेटमेंट्स हैं, इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। क्या ओनली वन है, या सिर्फ एक पहली स्टेटमेंट है वही करेक्ट है, या फिर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन बी, या फिर ओनली सी स्टेटमेंट इज सेइंग कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, और लास्टली वी हैव कोई इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है जी, तो आप सभी को पता होगा कौन सी असेंबली जो थी उसका इसका राइट आंसर अपने पास क्या है। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आप सभी को पता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो को पहला टेम्पररी बेस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया जाता है बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ये ठीक है स्टेटमेंट। सेकंड है H.C. मुखर्जी, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, और इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो इलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, इसमें आपकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को उस समय जिस दिन आपकी अपने पास कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मिलती है, डेट थी उस दिन आपके पास दिसंबर 1946। ठीक है, 1946 के दिसंबर की अगर डेट की बात करें तो 9 दिसंबर की आसपास। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मिलती है, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो कि सबसे क्या होते हैं, ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं, सबसे बूढ़े मेंबर यूँ कहें कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। इनको जो है उस दिन क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। और ये जिस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, जिसके मतलब जिस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मतलब सबसे ओल्डेस्ट है ना, तो ये कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करके इनको बनाया गया था प्रेसिडेंट, तो ये थी आपके पास फ्रेंच प्रैक्टिस। ठीक है, फ्रेंच जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो किया गया, और उसके आधार पर जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उसको ही असेंबली का क्या प्रेसिडेंट बना दिया। उसके बाद टेम्पररी बेस पे रहे, जैसे लिखा है कि प्रोविजनल बेस पे रहे प्रेसिडेंट है। फिर उनके बाद जो डॉक्टर आप सभी को बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को फिर प्रेसिडेंट फाइनली जो है वो अपने पास है ये टेम्पररी रहे तो उनको परमानेंट बना दिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में मैंने कहा कि H.C. मुखर्जी जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, इनके साथ एक और वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट आपके दो होते हैं। ठीक है, H.C. मुखर्जी तो होते हैं, इनके साथ साथ आपको B.T. कृष्णाचारी, ठीक है, D.T. कृष्णाचारी, ठीक है, कृष्णाचारी जो थे, B.T. कृष्णाचारी, ये सेकंड आपके पास क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, और उसके साथ साथ H.C. मुखर्जी भी प्रेसिडेंट थे। तो इसमें आप थोड़ा सा डिटेल में देखिए इसको, दो प्रेसिडेंट एक वाइस अपने दो वाइस प्रेसिडेंट सॉरी एक प्रेसिडेंट को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्यों, क्योंकि ये टेम्पररी बेस पे इनको बनाया गया, और कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करके बनाया गया, फ्रेंच प्रैक्टिस। ठीक है, और सबसे क्या थे, एल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट है ना, सबसे ओके। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मुझे ये बताएं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। द रिप्रेजेंटेटिव वर इलेक्टेड फ्रॉम 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज हिंदू, मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन। ठीक है, सेकंड अपने पास है द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। थर्ड ऑप्शन आपके पास, थर्ड स्टेटमेंट सॉरी आपके पास, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज 389। या फिर डी अपने पास क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट अपने पास, द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, एक बार बारी बारी से सब स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि रिप्रेजेंटेटिव जो आपके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के थे वो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट से उनको मतलब इलेक्ट किया गया था। तो इसमें देखिए, ये मेनली अगर बात करें तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसमें मुस्लिम और सिख तो थे, लेकिन क्रिश्चियन और हिंदू जो थे वो एक यूँ कहे कि थर्ड जो अपने पास कॉन्स्टिट्यूएंट था वो था जनरल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, उस जनरल कॉन्स्टिट्यूएंट एक आपके पास है मुस्लिम हो गए, सेकंड वी हैव सिख, थर्ड जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट थी, ठीक है, उसको कहते हैं आप जनरल कैटेगरी से। ठीक है, 2 कैटेगरी आपके मुस्लिम सिख, और थर्ड कैटेगरी जनरल कैटेगरी थी। इसमें मुस्लिम और सिख के अलावा जितने भी मेंबर्स आए जो इलेक्ट अपने पास कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे वो जनरल कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है जी, तो आपके पास 3 कैटेगरी बनाएगी, मुस्लिम, सिख और लास्टली जनरल। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है, जो कि बता रही है 4 नहीं थी, 3 थी। ठीक है जी, नेक्स्ट वी हैव द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, UCC का चेयरमैन बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, इस स्टेटमेंट जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी इसके चेयरमैन थे आपके पास जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट उनके चेयरमैन थे। ठीक है, लास्ट अपने पास है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी उसकी टोटल स्ट्रेंथ अपने पास थी 389।
तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। आपने थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगी। लास्ट है हमारे पास द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये हम सभी को पता रहता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स, अब क्या इसमें 8 मेंबर्स है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इसमें अपने पास 7 मेंबर्स थे और अब तो अपने पास क्या पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली 3, तो ओनली 3 इज ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस। चलिए नेक्स्ट वी हैव, मुझे बताएं कि हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो किसके द्वारा लाया गया, मूव किया गया, ठीक है। तो ये आपके पास बी एन राव के द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आई एम श्योर आपको पता होगा, ये जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, देखिए दिसंबर 13 को, अब डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, 13 दिसंबर 1946 को इनके द्वारा ये मूव किया जाता है, ठीक है। और इसको जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी आपकी संविधान सभा, इसको अडॉप्ट कर दिया ऑन 22 जनवरी 1947। तो ये भी याद क्या रखना। और ये देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है बाद में चल के ना यही मॉडिफाइड होकर के क्या बनता है, आपका प्रियम्बल भी बनता है, ठीक है। जो प्रियम्बल का वर्जन है देखते हैं ना, करंटली जो प्रियम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने पास संविधान का, उसको मतलब वो कहाँ से अपनी हिस्ट्री ड्रॉ करता है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही मॉडिफाई करके के बाद में प्रियम्बल बनाया गया, क्या कि ये कहें कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में प्रियम्बल का रूप दिया गया। तो आपको ये भी याद रखना, ठीक है, किनके द्वारा मूव किया गया था, भाई जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। और मैंने कहा दिसंबर 1946 को इनके द्वारा मूव किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और देखिए बेसिकली ना ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाने का इनका मकसद क्या होता है कि ये किस तरह का हमारा संविधान रहेगा, उसकी अपने फंडामेंटल किस तरह के रहेंगे, किस फिलॉसफी को फॉलो करेगा, ठीक है, हमारा संविधान, उसके लिए जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इनके द्वारा लाया गया। तो फाइनली बाद में जाके हम सभी को बताया कि इसको प्रियम्बल का मॉडिफाइड जो आपका करंटली प्रियम्बल है, दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो आप श्योर आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वी हैव, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज अ चेयरमैन ऑफ स्टेट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब आप सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें मेजरली 8 जो अपने पास क्या थी, कमेटीज बनाई गई थी, डिफरेंट कमेटीज का अलग अलग से काम था, ठीक है जी। इसमें आपसे पूछा जा रहा है जो स्टेट कमेटी है उसके चेयरमैन जो थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर सरदार पटेल थे। तो आपके पास ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इज सरदार पटेल। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जो आपके पास कौन सी असेंबली, स्टेट कमेटी ऑफ, ठीक है, स्टेट कमेटी जो थे उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो आपके पास सभी को पता होगा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने मिली ना 3 अपने पास, मैंने जैसे कहा आपको 8 मेजर कमेटीज़ थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान 8 मेजर कमेटीज़ उसमें गठन की गई। अब उन कमेटीज़ का काम जैसे मैंने कहा कि आपके पास जवाहरलाल नेहरू ना 3 मेन कमेटीज़ के हेड थे। इनमें से एक आप याद रखना यूनियन पावर कमेटी, जो हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया ना, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी अध्यक्ष थे, उसका स्टेट कमेटी के भी। अब स्टेट कमेटी जो थी वो एक्चुअल में स्टेट के बीच में किस तरह से नेगोशिएशन करनी है उसके लिए बनाई गई थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी आप सभी को पता, बी आर अम्बेडकर जी तो जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज विद चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी इसको कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे आपके पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अच्छा जी, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 2 कमेटियों को लीड कर रहे थे। इनमें से आपको याद रखना इनकी ना एक कमेटी का नाम था स्टीयरिंग कमेटी और रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। 2 कमेटीज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे और सरदार पटेल जी भी हमारे पास कितनी, इनके पास एक अपने प्रोविंशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी एक इनके पास। और सेकंड इनके पास थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ का इनके पास था, यही कमेटी सेम कमेटी है ना, इसमें माइनॉरिटीज़ भी देखनी थी और ट्राइबल और कौन से थे, और जो एक्सक्लूडेड जो निकल गए थे बचे हुए जितने भी एरियाज थे वो सरदार पटेल जी के पास थे। तो मेनली आपको याद रखना 8 कमेटीज़, इसमें से 3 कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उसके चेयरमैन थे, एक ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कि अपने पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उसके साथ मैंने कहा कि 2 कमेटीज़ आपने पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उनको वो चेयर कर रहे थे, जिसमें रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी ये 2 उनके पास थी। और सरदार पटेल के बाद हमारे पास हमने देखा सरदार पटेल जी के पास 2 कमेटीज थी, एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसके वो चेयरमैन थे और साथ साथ में इनके पास एक और कमेटी थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड साथ में ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया। अब देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना फंडामेंटल, जो इनके पास सरदार पटेल की सेकंड वाली जो कमेटी बताई मैंने, एडवाइजरी कमेटी जो थी ना और फंडामेंटल राइट्स जो थी, अब इसमें ना 5 सब कमेटीज़ बनाएगी, इसी में इस मेजर कमेटी के अंदर 5 सब कमेटी बनाएगी, जिसमें से एक कमेटी आपको याद रखनी है फंडामेंटल राइट के लिए कमेटी बनाएगी, उसको जे बी कृपलानी साहब देख रहे थे। फंडामेंटल राइट पे कमेटी नहीं थी, सब कमेटी थी, है ना, सब कमेटी जे बी कृपलानी, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये रखना है कि जे बी कृपलानी जो थी फंडामेंटल राइट को सब कमेटी अंडर
जो कमेटी सरदार पटेल जी के अंदर थी, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी, उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट की सब कमेटी थी उसको जी.वी. लवनीस आप देख रहे थे। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गिवन इमीडिएट इफेक्ट। ये आपको याद रखना, इमीडिएट इफेक्ट ऑन 26 नवंबर 1949। तो इसमें कौन से प्रोविजन थे जो इमीडिएट इफेक्ट्स के साथ लागू हो गए जब आपके पास अपने पास भारत का संविधान जो था वो इफेक्ट में आया अपने पास 26 नवंबर 1949। तो कौन सा था? सिटीजनशिप आ गई थी उस समय, इमरजेंसी प्रोविजन आ गए 26 तारीख को, या फिर इलेक्शन, या फिर फेडरल सिस्टम। तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सिटीजनशिप तो थी, ठीक है, उसके साथ अपने पास इलेक्शन भी थे। तो ये इमरजेंसी प्रोविज़न और फेडरल स्ट्रक्चर जो था वो 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुए। इमीडिएट इफेक्ट से बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड अपने पास डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सिटीजनशिप और उसके साथ साथ इलेक्शन जो थे वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू कर दिए गए आपके ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। जो रिमेनिंग अब बचा हुआ पार्ट ना, जो इसके बाद आप सोचेंगे कि जो रिमेनिंग पार्ट था आप सभी को पता है उसको कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। जो हमारे पास 26 जनवरी को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। 26 जनवरी 1949 को कुछ एक जो अपने पास प्रोविज़न थे उनको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फुली जो प्रोविज़न बाकी बचे जो प्रोविज़न थे उनको कब इम्प्लीमेंट किया गया, 26 जनवरी 1950 को। अब कारण आप सभी को पता है, आई एम श्योर आप सभी को इसका कारण पता होगा कि ऑन सेम डे, ठीक है, 26 जनवरी को कब 1930 को पूर्ण स्वराज जो है वो दिवस सेलिब्रेट किया गया था बाय आईएनसी, ठीक है। आईएनसी की जो लाहौर सेशन था 1929 का, ठीक है, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की तरह उसको सेलिब्रेट करेंगे। पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में, डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। इसलिए हमारी संविधान सभा ने भी वेट किया थोड़ा सा ना, 26 नवंबर को बन करके तैयार तो हो गया था, थोड़े प्रोविज़न लागू कर दिए, लेकिन जो रिमेनिंग प्रोविज़न थे उनको इम्प्लीमेंट किया गया आपका कब, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी है। और रिपब्लिक डे हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है इंडिया का, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फ्रेम्ड बाय द असेंबली was finally adopted and enacted on 20 क्या था इसका राइट ऑप्शन? देखिए इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा ऑप्शन लगेगा आपको, 26 जनवरी आपका 15 अगस्त 1940, 13 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1948 या फिर 26 जनवरी 1950। क्या इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका? 26 नवंबर 1949 तो ऑप्शन में है नहीं है ना, 26 नवंबर होगा ये, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, 26 नवंबर 1949 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट वी हैव हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर जो था किनको नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी के मुंशी सर बी एन राव या फिर टी कृष्णाचारी। तो इनमें से अगर आपको पता होगा तो बी एन राव इज द करेक्ट ऑप्शन। इनको एडवाइजरी जो था कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर या लीगल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था नियुक्त किया गया था बी एन राव को। अगर बात करें अपने ये बाकी मेंबर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी को पता आपको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, के मुंशी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी एंड टी कृष्णाचारी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन से मेंबर थे। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी आपकी उसके मेंबर किस तरह से, या क्या वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, या नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, या फिर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय रूलर ऑफ अ प्रिंसली स्टेट, या लास्ट वी हैव नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन सी, ठीक है। उनको इलेक्ट किया जाता है लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेट किए जाते हैं, जो देखिए जो बच के ना प्रिंसली स्टेट के वो नॉमिनेट किए जाते थे। तो दो कैटेगरी के पार्शली ये नॉमिनेटेड थे और पार्शली इलेक्टेड थी, ठीक है। तो आपके पास कौन सी असेंबली वो जा पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। पार्शली नॉमिनेटेड कौन से हो गए? प्रिंसली स्टेट से जो रजवाड़ों से जो मेंबर्स आएंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है जी। जो बाकी अपने पास प्रोविंसेस से आएंगे उनको क्या किया जाता था? इलेक्ट किया जाता था, ठीक है। अब ये इलेक्ट भी मतलब इन कहेंगे पूरी तरह से एडल्ट जो मतलब पूरी तरह से इलेक्शन तो नहीं मान सकते, लेकिन जो पार्शली यूँ कहें कि इलेक्टेड और पार्शली, उसमें भी जो ये भी इलेक्ट होते हैं ना, प्रोविंस से इलेक्ट होते हैं, वो भी एक्चुअल में जो वहाँ पे मेंबर इलेक्टेड होते थे वो भी सारी पॉपुलेशन को इलेक्ट नहीं करती थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यूँ मान के चलें कि पार्शली इलेक्टेड थे और पार्शली नॉमिनेटेड थी ये अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है जी। चलिए अब कितने मेंबर्स है आप सभी को पता होगा, आई एम श्योर 389 मेंबर्स है इसमें, है ना। और दोस्तों 292 आपके पास ब्रिटिश से आते थे और बाकी 90 अपने पास 3 जो थे प्रिंसली स्टेट से आते थे,
ये डिटेल भी आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए, ये था आपके पास आज का लेक्चर जिसमें हमने की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जितने भी एमसीक्यूज बनते थे उनको डिस्कस कर लिया। इसको जिनका फैक्ट गलत हो गया एक बार फिर से रिवाइज करें अपने डॉक्यूमेंट में जा करके, ठीक है, जो भी आपका बुक होगी, रेफरेंस बुक है, उसमें जा करके एक बार जो गलत आपके एमसीक्यूज हो रहे हैं वहाँ से उनको प्रैक्टिस करें। दिस इज फ्रॉम दिस वीडियो। अगर चैनल अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल रही वीडियो, तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।